बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि ISPR ने भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान पहले ही आलमी सतह पर एक अहम मुल्क और तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम करे और इसके साथ पुरअमन बकाए बाहिमी का रास्ता इख्तियार करे। पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोई भी कोशिश ऐसे नताइज को जन्म दे सकती है जो न सिर्फ जोग्राफियाई हुदूद तक महदूद नहीं होंगे बल्कि भारत के लिए स्ट्रेटेजिक और सियासी तौर पर भी नाकाबिल कबूल साबित होंगे। ISPR का कहना है कि भारतीय आर्मी चीफ ने हालिया इंटरव्यू के दौरान इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान को फैसला करना चाहिए कि आया वो जोग्राफिया और तारीख का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। ये बयान हिंदुत्व से मुतासिरा भारत में मौजूद मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ ख्वाहिशात और फरेब नज़र पर मबनी है, जबकि इसके बरअक्स पाकिस्तान पहले ही आलमी सतह पर एक अहम मुल्क, आतमी ताकत और जनूब एशिया की जोग्राफिए और तारीख का अनमिट हिस्सा है। ये बयान इस हकीकत की अक्कासी करता है कि भारतीय क़यादत ने तो पाकिस्तान के वजूद के तस्वर को तस्लीम कर सकी है और नहीं 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद दुरुस्त असबाक हासिल कर पाई है। ISPR का कहना है कि यही मुतकब्बिराना जंगी जुनून पर मबनी और तंग नज़र सोच बारहा जनूब एशिया को जंगों और बहरानों की तरफ धकेलती रही है। एक खुद मुख्तार आतमी हमसाया मुल्क को जोग्राफिए से मिटाने की धमकी देना न कोई स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है, न ही सिफारती दबाव, बल्कि जहनी दिवालियापन, जुनून और जंगी इश्तियाल अंगेजी का मजहर है। हकीकत यह है कि इस नौइयत की किसी भी जोग्राफियाई तबाही के असरात यकीनी तौर पर दो तरफा और हमागीर होंगे। ISPR का कहना है कि दिल्ली का जारहाना रवैया दरअसल एतमाद नहीं बल्कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी से पैदा होने वाली मायूसी का अक्कास है, जो मारिका हक के दौरान बुरी तरह बेनकाब हो चुकी है। भारतीय क़यादत को मशवरा दिया जाता है कि वो जनूब एशिया को एक और बहरान या जंग की तरफ धकेलने से गुरेज करे, क्योंकि इसके नताइज पूरे खित्ते और उससे बाहर भी तबाहकुन साबित होंगे। भारत को चाहिए कि वह पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम करे और उसके साथ पुरअमन बकाए बाहिमी का रास्ता इख्तियार करे। पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोई भी कोशिश ऐसे नताइज को जन्म दे सकती है जो न सिर्फ जोग्राफियाई हुदूद तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि भारत के लिए स्ट्रेटेजिक और सियासी तौर पर भी नाकाबिल कबूल साबित होंगे। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने अमरीकी सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अमरीकी सेंटकॉम और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत फौजी तावन के नतीजे में दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस और काबिल जिक्र नताइज हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी के मैदान में एक अहम शराकतदार के तौर पर सामने आया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से कांग्रेस को दी गई ब्रीफिंग में पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी के मैदान में एक अहम और काबिल एतमाद शराकतदार करार दिया गया है। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने अमरीकी सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी के मैदान में एक अहम शराकतदार के तौर पर सामने आया है, खुसूसन दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाइयों में इसका किरदार नुमाया रहा है। एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन खित्ते में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली को मजबूत बनाता है। एडमिरल कूपर ने मजीद कहा कि इलाकाई शराकतदार अफगान सरजमीन से जन्म लेने वाले दहशतगर्दी के खतरात पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं, जबकि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल और शिद्दत पसंद गिरोहों की मौजूदगी बदस्तूर आलमी तवज्जो का मरकज है। सेंटकॉम के सरबराह के मुताबिक अफगानिस्तान से उभरने वाले दहशतगर्दी के खतरात अमरीकी पॉलिसी साजों की तरजीहात में शामिल हैं और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल इस वक्त हसास मरहले में है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को चीन से मुतालिक उमूर के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुक़र्रर कर दिया है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तैनाती हाल ही में की गई है। बाकिर कालिबाफ अमेरिका से होने वाले मुज़ाकरात में ईरान के चीफ मुज़ाकरात-ए-कार भी हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि ये इक़दाम मशरिक़ वस्ता तनाज़े में चीन के किरदार की अहमियत और बीजिंग के साथ ताल्लुक़ात मजबूत बनाने पर तेहरान की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक तवज्जो की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर क्या सोच रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्टों से क्या जाहिर होता है, आपके सामने रखते हैं। तूफान से पहले की खामोशी। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का नाम लिए बगैर धमकी आमेज पैगाम जारी कर दिया, जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी तस्वीर में सदर ट्रंप को बहरी जहाज में दिखाया गया है।
پس منظر میں ایرانی پرچم والی کشتی بھی دکھائی گئی ہے۔ پیغام میں لکھا گیا کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ ایک اور تصویر میں صدر ٹرمپ کو اشارہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس میں ٹرمپ امریکہ کو پھر سے عظیم بنانے کے الفاظ کی حامل کیپ پہنے ہوئے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں بحری سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے نیا میکانزم تیار کر لیا، جلد پیش کرنے کا اعلان۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران کے متعین کردہ روٹ پر ٹریفک کنٹرول کے لیے پیشہ ورانہ نظام تیار کیا ہے، جس کا جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ تعاون کرنے والے تجارتی جہاز اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ میکانزم کے تحت خصوصی خدمات کی فیس لی جائے گی۔ یہ راستہ نام نہاد فریڈم پروجیکٹ آپریٹرز کے لیے بند رہے گا۔ اسرائیل کی دفاعی کمپنی کے قریب ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، جس سے آگ اور دھوئیں کے بادل میلوں دور تک دکھائی دیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دھماکہ مقبوضہ بیت المقدس کے مغربی علاقے بیت شمیش میں ہوا۔ فوج نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ دھماکہ حساس تنصیب میں ہوا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق فیکٹری ہیوی اور لائٹ راکٹ انجن بناتی ہے، جس میں ایڈو 2، ایڈو 3 سلور اینکر راکٹ انجن، براک 8 اور براک M6 میزائلوں کے انجن بھی شامل ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق دھماکے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی اور اس میں ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں بھی نہیں بتایا گیا۔ بعض رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ دھماکہ خیز مواد کا کنٹرولڈ دھماکہ تھا، تاہم قریبی علاقوں کو اس کے بارے میں پیشگی آگاہ نہ کیے جانے سے کئی سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ پہلے ٹیسٹ میں تو شکست ہو گئی جو کہ میرپور ڈھاکہ میں کھیلا گیا۔ پاکستان سلہٹ میں اپنا دوسرا ٹیسٹ کھیل رہا ہے اور پہلی اننگز میں پاکستان ٹیم صرف 232 رنز پر سمٹ گئی۔ بابر اعظم 68 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ ساجد خان نے 38 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی ہیں۔ دیگر بیٹرز نمایاں سکور کرنے میں ناکام رہے۔ بنگلہ دیش نے دوسری اننگز 40 رنز کی برتری کے ساتھ شروع کی ہیں اور اس وقت ایک وکٹ کے نقصان پر 79 رنز انہوں نے بنا لیے ہیں اور مجموعی طور پر پاکستان پر 125 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے۔ کوئٹہ میں محکمہ کھیل اور امور نوجوانان کے زیر اہتمام ریس کا انعقاد کیا گیا۔ ریس ایئرپورٹ روڈ سے شروع ہو کر ایوب اسٹیڈیم پر اختتام پذیر ہوئی۔ رن فار ریس میں 50 سے زائد نوجوانوں نے حصہ لیا۔ اکرام خان نے پہلی، نور خان نے دوسری اور ابرار علی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ رن فار ریس میں ٹاپ 3 پوزیشن ہولڈرز میں بالترتیب 3 50,000 30,000 روپے 20,000 روپے کے انعامات تقسیم کیے گئے۔ گزشتہ روز رن فار ریس کے زیر اہتمام خواتین کی بھی ریس کا انعقاد کیا گیا اور اسے رن فار فن کا انعام دیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور مسئلے کا حل نکال لیں، لیکن جو اس وقت ہمارے صوبے کی صورتحال ہے، لوگ بالکل اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ اب وہ اگر کل روڈوں پہ نکلیں گے تو اس کی ذمہ داری تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آج بھی میری ریکویسٹ ہوگی اپنے وفاقی حکومت سے کہ صوبے کو CNG دی جائے۔ ہمیں گندم کے لیے جو ہے کم از کم وہ جو مڈل مین رشوت لے رہے ہیں اور چیک پوسٹوں پہ رشوت ہو رہی ہے وہ نہ ہو۔ اگر پنجاب کو بہت ہی تکلیف ہے گندم دینے میں تو ہمیں راہداری دے دیں، ہم سندھ سے گندم لے آئیں گے۔ لیکن اگر ہم سندھ سے بھی گندم لاتے ہیں وہ کہتے ہیں وائے بلوچستان لو، ہمارے صوبے سے مت گزرو۔ بھئی KP کے لوگ اتنے برے ہیں کہ آپ ہمیں راہداری بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں وفاق کے نمائندہ ہوں، میں نے دونوں سے میں نے ان سے بھی بات کی ہے اور میں نے اپنے فلور میں ایسوسیشن سے بھی بات چیت کی ہے، ہم نے CNG ایسوسیشن سے بات کی ہے، ان سے ہم نے ٹائم بھی مانگا ہے کہ ہم وفاق سے بات کر کے آپ کے مسئلہ نکالیں گے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب کو اس کے اوپر دلچسپی لینی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہیں کل اگر وہ روڈوں پہ آئیں گے پھر آپ بولیں گے یہ لوگ روڈوں پہ کیوں آئے ہیں؟ جب آپ ان کو روٹی نہیں دیں گے، ان کا آٹا مہنگا ہوگا، ان کے مسائل ہوں گے، جب سننے والا کوئی نہیں ہوگا تو لوگ روڈوں پہ تو آئیں گے۔ سر یہ بتائیے گا 28ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کو مطلب پیپلز پارٹی کو اعتماد میں دیا گیا؟ 28ویں ترمیم کا اعتماد اس وقت دیا جائے گی جب 28ویں سے ہمارے ساتھ کوئی ڈرافٹ شیئر ہوگا۔ جس دن ڈرافٹ شیئر ہوگا اس کے بعد اعتماد کی بات بھی ہوگی، اس کے بعد پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوگی کہ کون سے پوائنٹس ماننے کے لائق ہیں، کون سے میں امینڈمنٹس ہو سکتی ہے، کون سے ڈراپ کیے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ قبل از وقت ہے، جیسے ہی ڈرافٹ شیئر ہوگا پارٹی کی پارلیمانی CC کی میٹنگ پہلے بھی اس کے اوپر ہوئی ہے، بعد میں ابھی بھی ہوگی، تو اس کے بعد یہ چیز ہو سکتی ہیں۔ ابھی تو مفروضوں پہ بات چیت ہو سکتی ہے
मफरूज़े पे आप और मैं 28वीं तरमीम बना सकते हैं, जो आप बनाना चाहते हैं, जो मैं बनाना चाहता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि आप आज पटियाला खैबर पख्तूनख्वा से भी बात की, आप पहले अली मीठापुर के साथ भी काम कर चुके हैं, तो दोनों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल आप किसके साथ महसूस किया, शोहेल के साथ या अली मीठापुर? देखिए, वो कहते हैं सिक्के के जो है दो रुख है ना। देखिए, उनका अपना एक पार्टी के मैंडेट, मेरा अपना है, लेकिन मैं दोनों के साथ मैंने ये बातचीत की, अगर सूबे की अमन की बात होगी, सूबे की तरक्की और खुशहाली की बात होगी, सूबे की इश्यूज़ की बात होगी, उसमें कम से कम हम रोड़े नहीं अटकाएंगे। हमारे देखिए, उसमें जो है हमारे सूबे की इश्यूज़ वफाक के साथ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। उसमें जो है पुराने सीएम साहब का तो हर किसी के साथ काम था, उनका आपके साथ भी काम था। वो कहते हैं आपकी चीज़ मैं बहुत ज़्यादा समझता हूँ। उनका जो है वो गवर्नर हाउस के साथ भी काम था, उनका हर जगह पे काम था। वो जनाब जो है विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, और मैंने पहले कहा था कि जिस दिन पीटीआई को पता चलेगा कि आपके अंदर मीर सादिक और मीर जाफ़र कौन है, तो पीटीआई एक्शन लेगी। तो मेरे ज़िले के जो वज़ीर आला को निकाला गया, तो क्यों निकाला है? कोई वजूहत होंगी, आप इस्लामाबाद को ज़्यादा पता होंगी। या उसने मीर सादिक और मीर जाफ़र का किरदार अदा किया है, या वो नाअहल था या करप्ट था, और क्यों निकाला है? तो लिहाजा वो जो है मतलब है विकेट के दोनों तरफ की मिसाल ये है कि वो रोज़ाना इस्लामाबाद पे चढ़ाई भी करता था, और आप उसको रास्ते भी दे देते, बताते कि इस रूट पे चले जाएं। इसलिए मौजूदा सीएम के साथ ज़्यादा खुश रहा। नहीं, देखें, मैं कहता हूं कि सीएम साहब, इस सीएम को भी मैंने कहा है कि आप अपना फोकस सूबे की बेहतरी के लिए करें, आप अपना फोकस अडियाला पे ना करें। अडियाला की लड़ाई आपके वकीलों ने लड़नी है। आप अगर हफ्ते में 5 दिन अडियाला के बाहर बैठेंगे तो सुबह कौन चलाएगा? गवर्नेंस का इशू है, करप्शन का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, बहुत सी इशूज़ हैं आपकी जो है, मतलब बहुत से मामलात हैं जिसको आप लोगों ने देखने, आपके सूबे के इशूज़ हैं। वफाक ने आपको पैसे देने हैं, उसका मुकदमा तैयार करें, आप दलील और दलाल से अपना मुकदमा लड़ें। गालम गलोच से अगर आप मुकदमा लड़ेंगे तो गालम गलोच से कोई भी जज किसी की ज़मानत नहीं करता। तो लिहाजा अपना केस तैयार करें, जाएँ वफाक के सामने जाएँ, हम आपके साथ सपोर्ट करने को तैयार है। ये पहली हुकूमत है जिसको अपोजिशन कहती है हम आपके साथ हैं। आपको पैसे मिलेंगे तो आपकी सूबाई हुकूमत के पास जाएंगे, हमें तो नहीं मिलेंगे। लेकिन वाहिद हुकूमत कहता है नहीं, हमें अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, और शायद उनको पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। उनका सिर्फ फोकस जो है वो अडियाला की तरफ है। अगर अडियाला की तरफ फोकस होगा तो सूबा तो फिर आपके सामने है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें, पिछले दिनों जो बनू में वाक़ हुआ ना खुशगवार, फिर उसके बाद लकी मरवत में हुआ, फिर उसके बाद बाजोड़ में हुआ, तीनों विदिन फ्यू डेज़ हुए। जो इस वक्त हमारे बॉर्डर की सिचुएशन है अफगानिस्तान के, तो बहुत हमें फोकस करना पड़ेगा सूबे पे। हमें बाकी फोकस जो अडियाला के हैं वो आप दे दें पीटीआई के हवाले। आप सीएम बने और हुकूमत चलाएं। मैं समझता हूँ कि 2 पीटीआई होनी चाहिए, एक हुकूमत चलाने के लिए होनी चाहिए और एक अडियाला के लिए होनी चाहिए। अच्छा कुंडी साहब, ये बताएं कि अगले दिनों असद कैसर ने एक वक्त के हमरा आपसे मुलाकात भी की, तो क्या आप असद कैसर को अगला वज़ीर आज़म बनवा देंगे? क्यों आपने कहा कि मैं कोई इतना बेवकूफ़ हूँ? मेरा अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो सरदारी है, और हमारी पूरी कोशिश है कि अगले वज़ीर आज़म जब भी बने, इलेक्शन हों, चाहे वो कल हों या अपने टाइम पे हों, तो अगला वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब हों। इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे।